दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अनुच्छेद 187, ऑप्शन बी अनुच्छेद 256, ऑप्शन सी अनुच्छेद 278 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 324। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए बाकी की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षित, वार्षिक खाते और चुनाव व्यय विवरण दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई भारत का एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। इस आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी अनुच्छेद 324। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोत कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा था। आपके ऑप्शन है संधायक, इक्शाक, निर्देशक या फिर सागर निधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सागर निधि। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक लगभग 35 दिनों के संयुक्त समुद्री अभियान में भाग लेने के लिए भारत के अनुसंधान पोत सागर निधि पर सवार हुए। यह अभियान हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यानी सीएससी के ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इंकोइस द्वारा किया जाता है। यह नवंबर 2022 में गोवा और हैदराबाद में आयोजित प्रथम कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यानी सीएससी के समुद्र विज्ञानी और हाइड्रोग्राफर सम्मेलन का परिणाम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सागर निधि। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, बेंगलोर, गौतम बुद्ध नगर या फिर हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुरुग्राम। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसलिए विकल्प ए सही है। 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने की। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के 600 हितधारकों ने भाग लिया। इसी के साथ इसमें 16 G20 देशों और 6 आमंत्रित देशों के 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। बताते चलें कि स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत काम करता है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्टार्टअप आर्थिक तंत्र के भविष्य को आकार देना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपके ऑप्शन है सारनाथ, राजगृह, लुम्बिनी या फिर गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सारनाथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं की भूमि के रूप में भारत की ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करना है। बता दें कि आषाढ़ पूर्णिमा उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में हिरणवन में दिया था, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए विकल्प सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सारनाथ। अगला प्रश्न है, गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना है। कथन 2 है, इसमें 3 सदस्यीय दल को लॉन्च करना शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में मिशन गगनयान के लिए पहली क्रू रिकवरी टीम ने कोच्चि में भारतीय नौसेना की जल जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा यानी WSTF में चरण 1 प्रशिक्षण पूरा किया। इस टीम में भारतीय नौसेना के गोताखोर और समुद्री कमांडो शामिल थे। आपको बता दें कि गगनयान परियोजना का उद्देश्य भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करना है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस मिशन में 3 सदस्यों के एक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करना और भारतीय समुद्री जल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। यह परियोजना भारत की विशेषज्ञता, उद्योग अनुभव, शैक्षणिक क्षमताओं, अनुसंधान संस्थानों और
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग का उपयोग करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पहले इसका नाम शंघाई 5 समूह था। कथन 2 है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी RATS इसका स्थायी अंग है। और कथन 3 है, वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सभी तीनों कथन सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 का हिस्सा थे। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। इसलिए कथन 1 सही है। एससीओ के 2 स्थायी निकाय हैं, बीजिंग में स्थित एससीओ सचिवालय और दूसरा है ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी RATS की कार्यकारी समिति। इसलिए कथन 2 सही है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, जिनमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। इसलिए कथन 3 सही है, जबकि ईरान भी जल्द ही एससीओ में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार तीनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। आपके ऑप्शन है कथन 1, 68वें संशोधन अधिनियम 1991 के तहत उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। कथन 2 है, लद्दाख विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 2019 में बनाया गया था। और कथन 3 है, दादर और नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन ही सही है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने शहरी निकाय द्वारा विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और पीएसयू में फेलो और सलाहकार के रूप में नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से संचालित किया जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इसे उपराज्यपाल कहा जाता है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 239 AA डाला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए प्रशासक यानी LG और एक विधानसभा की स्थापना की। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। जम्मू कश्मीर को विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वहीं लद्दाख को विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 2019 में पहली अनुसूची के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया। इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 1 कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि केवल 1 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीप सी माइनिंग शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है, नदी तलछट से मूल्यवान खनिज भंडार प्राप्त करने की प्रक्रिया, धातु को घोलने और उसे सतह पर प्रवाहित करने के लिए अयस्क निकाय में रसायनों को इंजेक्ट करना, एक बड़े शीरेर का उपयोग करके खनिज निकालने की गतिविधि जिसे अक्सर एक कन्वेयर पर लगाया जाता है, या फिर समुद्र के तल से खनिज भंडार और धातुओं का निष्कर्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि समुद्र के तल से खनिज भंडार और धातुओं का निष्कर्षण। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ने महत्वपूर्ण हरित ऊर्जा सामग्री खनन के लिए समुद्र तल खोलने पर फिर से चर्चा शुरू करने की पहल की है। बता दें कि डीप सी माइनिंग में समुद्र तल से खनिज भंडार और धातुओं को निकालना या हटाना शामिल होता है। इसलिए विकल्प डी सही है। ये खनिज धातुएं बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ साथ सेलफोन और कंप्यूटर जैसे रोजमर्रा के उपकरणों के लिए भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि उच्च समुद्रों और अंतर्राष्ट्रीय महासागर तल को नियंत्रित करती है। ये संधि देशों पर उनके हस्ताक्षर या अनुसमर्थन की स्थिति की परवाह किए बिना लागू होती है, क्योंकि समुद्र तल और उसके खनिज संसाधनों को मानव जाति की साझी विरासत के रूप में देखा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, समुद्र के तल से खनिज भंडार और धातुओं का निष्कर्षण। अगला प्रश्न है,
कियोतो होलोहन मामला किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है राजद्रोह कानून, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, संविधान की मूल संरचना या फिर विधायकों की अयोग्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विधायकों की अयोग्यता। हाल ही में महाराष्ट्र में एक राजनीतिक दल के कुछ सदस्य सत्ताधारी दल के गठबंधन में शामिल हुए। बता दें कि जब किसी दल में कुछ विधायक किसी अन्य दल या गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल बदल कहा जाता है, जबकि दल बदल विरोधी कानून संसद या विधानसभा सदस्यों को ऐसे कृत्य के लिए दंडित करता है। दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची के रूप में भी जाना जाता है। इस कानून को दल बदल के मामले में विधायकों की अयोग्यता और अध्यक्ष की शक्तियों को संबोधित करने के लिए 1985 में अधिनियमित किया गया था। 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को कियोतो होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करने में अध्यक्ष के विवेक को बरकरार रखा, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, विधायकों की अयोग्यता। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, मलेरिया रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक संक्रामक परजीवी रोग है। कथन 2 है, यह प्लाज्मोडियम जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में पिछले 20 सालों में पहली बार अमेरिका के फ्लोरिडा और टेक्सास में मलेरिया के मामले सामने आए हैं। बता दें कि मलेरिया प्लाज्मोडियम जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली एक संभावित घातक बीमारी है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका संक्रमण परजीवी के कारण होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये आमतौर पर एनाफिलिस बच्चर के काटने से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2021 में मध्यम से उच्च मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों में RTS-S/A/S01 मलेरिया वैक्सीन के व्यापक उपयोग की सलाह दी है। ये वैक्सीन छोटे बच्चों में मलेरिया और गंभीर मलेरिया दोनों के मामलों को प्रभावी ढंग से कम करती है। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित थे। कथन 2 है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह चलाया। और कथन 3 है, उन्हें मन्यम विरुडू की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।